नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं खबर का हर एक बिंदु। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम बात, जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाताओं से। सबसे पहले एक नजर उन प्रमुख खबरों पर। तो आज सबसे पहली और प्रमुख खबर ब्रेकिंग न्यूज, जहां आपको बता दें कि ईडी के शिकंजे में है इस वक्त भूपेश बघेल का बेटा। जी हां, आज सुबह सुबह कई इलाकों पर, कई जगहों पर ईडी ने रेड मारी, जिसके बाद में भूपेश बघेल के बेटे को इस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया। आखिर ये पूरा मामला क्या है, क्यों ये गिरफ्तारी हुई, बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। लेकर इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो भी आपको बता दें, जहां लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से आज झटका लगता हुआ नजर आया। दरअसल सुनवाई पर रोक लगाने की मांग लालू यादव की तरफ से की गई थी, जो निचली अदालत में पूरा मामला चल रहा है। और इस पूरे मामले को लेकर के फिलहाल अदालत की तरफ से आदेश दे दिया गया है और इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया गया है। इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर, वो अब सेना को मिलेगा शेर। जी हां, आखिर ये शेर क्या है और कितनी मजबूत होगी हमारी सेना इस शेर के मिलने के बाद में, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर के साथ। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आज छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के आवास पर कथित शराब घोटाले से संबंधित चल रही धन शोधन जांच के तहत नए छापे मारे। और इस बीच केंद्रीय एजेंसी ने चैतन्य बघेल को गिरफ्तार भी कर लिया। दरअसल मामले में नए सबूत मिलने के बाद ईडी धन शोधन निवारण अधिनियम यानी PMLA के तहत चैतन्य बघेल के भिलाई स्थित घर पे पहुंची और वहां पर तलाशी ली गई, जहां वो अपने पिता के साथ रहते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये पूरा घोटाला जो है वो साल 2019 से 2022 के दौरान लगभग 2161 करोड़ रुपए की अवैध वसूली से जुड़ा हुआ है। ये घोटाला सिर्फ कानूनी मामला नहीं बल्कि राजनीतिक तौर पर भी बड़े विवाद का कारण बन गया है। करेंगे चर्चा इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं भूपेश बघेल के बेटे पर ईडी का शिकंजा। तो शराब घोटाले में इस वक्त चैतन्य बघेल, भूपेश बघेल के बेटे इस वक्त फंसते हुए नजर आए, जहां छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच में ईडी की तरफ से यह एक्शन लिया गया। भूपेश बघेल का बेटा चैतन्य बघेल को इस वक्त शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया है और अब उन्हें रायपुर ले जाया जा रहा है, जहां आपको बता दें कि जिसके बाद में अब चैतन्य बघेल से आगे पूछताछ की जाएगी। भूपेश बघेल के भिलाई स्थित जो घर है वहां पर ईडी ने आज दबिश दी थी, पूरी तलाशी ली गई। और इसके साथ ही ईडी ने एंटी करप्शन ब्यूरो में भी FIR जो है वो इस वक्त दर्ज कराई गई है। इस FIR में आपको बता दें कि 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले का आरोप इस वक्त लगाया गया है और जिसको लेकर के ये गिरफ्तारी चैतन्य बघेल की इस वक्त हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं इस वक्त छत्तीसगढ़ की जो राजनीति है उसमें काफी असर इस वक्त नजर आ रहा है। तो गिरफ्तारी अब हो चुकी है और एक बार वो अब से कुछ देर पहले की ही तस्वीरें आपको दिखाते हैं जब ये गिरफ्तारी चैतन्य बघेल की गई थी। तो उस दौरान की ये तस्वीरें जहां पे कांग्रेस, जब ये ईडी जब सुबह सुबह पहुंची थी और इस पूरे मामले को लेकर उनके घर की तलाशी ली गई, जिसके बाद में गिरफ्तारी हुई भूपेश बघेल के बेटे की। और इस पूरे मामले में जैसे ही जानकारी और लोगों तक पहुंचती है तो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो वहां पर पहुंचते हैं और हंगामा करते हुए नजर भी आते हैं। ये तस्वीरें आपको उस दौरान की दिखा रही है किस तरीके से वहां पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जो है वहां पहुंच करके और चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी को रोकने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन फिलहाल आपको एक लेटेस्ट अपडेट बता दें कि अब से रायपुर के लिए जो टीम है वो इस वक्त निकल चुकी है चैतन्य बघेल को लेकर के, और रायपुर पहुंच करके उनसे आगे भी इस पूरे मामले में पूछताछ होगी। लेकिन जहां एक तरफ की गिरफ्तारी हुई है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो राजनीतिक घमासान भी इस वक्त छत्तीसगढ़ में तेज हो चुका है। भूपेश बघेल ने साफ तौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट किया जिसके जरिए निशाना उन्होंने साधा है और उन्होंने लिखा है कि मेरे जन्मदिन पर भी ऐसा ही तोहफा मिला था। ये बात भूपेश बघेल ने लिखी है और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने सिर्फ साफ तौर पर कहा है कि हमें डराने के लिए ईडी की तरफ से ये कार्रवाई की गई है, हमें डराने के लिए। और इसके साथ ही भूपेश बघेल ने और क्या कुछ कहा है एक बार वो आपको सुनाते हैं। हम लोग एजेंसी को पूरा सहयोग करेंगे, इनको विश्वास हो ना हो, हमको लोकतंत्र में विश्वास है, हमको न्यायालय पे विश्वास है, हमको एजेंसियों पे, हम एजेंसियों को सहयोग कर रहे हैं।
तो चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें पूरा भरोसा है और हम लोकतंत्र पर पूरा भरोसा करते हैं और जो भी कार्रवाई हो रही है उसमें पूरा साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सोमेश पटेल इस वक्त जुड़ रहे हैं, रायपुर से सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। सोमेश, सीधे तौर पर रायपुर के लिए टीम इस वक्त निकल चुकी है चैतन्य बघेल को लेकर और इस पूरे मामले को लेकर के छत्तीसगढ़ की जो राजनीति है वहां भी इस वक्त घमासान तेज हो चुका है। रितिका, आपको मैं जरूर बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ की राजनीति में आज घमासान मचा हुआ है और उसकी वजह केवल एक ही है कि जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, उनके यहां आज सुबह ईडी की टीम पहुंची हुई थी और उनके साथ में सीआरपीएफ की टीम की मौजूदगी थी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके भूपेश बघेल के ऊपर आरोप था कि छत्तीसगढ़ में जो कथित जो 2019-21 में जो शराब घोटाला हुआ था, करीबन 2000 करोड़ रुपए का घोटाला, इस मामले की जांच ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की टीम कर रही है। ईडी ने 2019 में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी जिसमें साफ तौर पर लिखा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के समय करीबन 2000 करोड़ रुपए का कथित घोटाला हुआ था, जिसमें कई वरिष्ठ अधिकारी, कई नेताओं का भी नाम शामिल था, जिसकी जांच ईडी कर रही है। आज जो कार्रवाई चल रही है, यानी सुबह से भूपेश बघेल के निवास में ईडी की टीम पहुंची हुई थी, ईडी के कई वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे हुए थे। फिलहाल अभी भी ये कार्रवाई चल रही है। जो हमारे पास जानकारी है कि उनके निवास से कई अहम दस्तावेज महत्वपूर्ण मिले हैं और जो कुछ देर पहले ईडी की टीम ने जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं भूपेश बघेल, उनके बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया, यानी हिरासत में लिया है। ईडी की टीम ने अपने वाहन पे उन्हें बैठाकर रायपुर लेकर जा रही है पूछताछ के लिए। आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी और बताना चाहूंगा कि मार्च 2025 में ईडी की टीम ने एक कार्रवाई की थी भूपेश बघेल के निवास पर, जहां से उनके निवास से करीब 32 लाख रुपए बरामद हुआ था, कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिला था। और छत्तीसगढ़ में आज जिस तरह से ईडी की टीम सुबह सुबह उनके निवास में पहुंची है, तो कहीं ना कहीं आज जो छत्तीसगढ़ का राजनीतिक माहौल है गर्म है। और कहीं ना कहीं इससे पहले जो छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री रह चुके हैं कवासी लखमा, उनको हिरासत में लिया गया था। आज वो जेल में, उनके पास से भी कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले थे। बस्तर का जो सुकमा इलाके है, उस इलाके में भी छापेमार की कार्रवाई की थी। 2019 में जिस तरह से ये जो शराब घोटाले का मामला सामने आया था, कथित शराब घोटाले का मामला सामने आया था, इस मामले को लेकर ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की टीम कार्रवाई करे। दूसरी तरफ आज जब ईडी की टीम जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनके बेटे चैतन्य बघेल को जब लेकर जा रही थी, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनको रोकने का प्रयास किया, लेकिन आज जो कुछ देर पहले जो ईडी की टीम उन्हें रायपुर ले रही है और कुछ देर बाद यह स्पष्ट हो पाएगा कि उनके पास कार्रवाई से क्या क्या मिला है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि ईडी की तरफ से ये नहीं बयान आया है कि उनके पास क्या क्या महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं, लेकिन ये स्पष्ट रूप से ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में आज ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की बड़ी कार्रवाई हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर यह कार्रवाई चल रही है और अभी भी यह कार्रवाई जारी है। जी रितिका। इसके साथ ही सोमेश, अगर हम देखें तो बताया जा रहा है कि ईडी की तरफ से एंटी करप्शन ब्यूरो में भी एफआईआर दर्ज करा गई है इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस बदले की राजनीति करने का भी आरोप इस वक्त लगा रही है और कहा जा रहा है कि ईडी जो है वो इस वक्त केंद्र की कठपुतली है। देखिए, आपने इससे पहले भी देखा होगा छत्तीसगढ़ में जो तमाम घोटाले सामने आए थे, चाहे महादेव सट्टे का जिक्र था, कोल स्कीम का जिक्र था, चाहे तेंदुपत्ता का स्कीम छत्तीसगढ़ में जो अभी कुछ दिनों से चल रहा है छत्तीसगढ़ घोटाला, इन तमाम की जो जांच है ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय और राज्य सरकार की तरफ से एंटी करप्शन ब्यूरो कर रही है। तो जिन मामले में जो कार्रवाई ईडी के द्वारा किया गया है, चाहे शराब घोटाला हो, चाहे कोल स्कीम हो, इन तमाम घोटाले की जांच ईडी कर रही है। और आज जिस तरह से इनको सूचना मिली थी कि ये इनके पास से इनका भी हाथ हो सकता है, इन तमाम मामलों की जांच ईडी कर रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से छत्तीसगढ़ में जो घोटाले हुए थे, इनको लेकर आज ये जांच चल रही है। और जिस तरह से आपने देखा होगा कि पिछले लंबे समय से जो छत्तीसगढ़ में कार्रवाइयां हुई है, ईडी ने कार्रवाई की है, ईओडब्ल्यू में कार्रवाई की है, तो कहीं ना कहीं इनके पास दस्तावेज थे, दस्तावेज के आधार पर इन्होंने कार्रवाई की थी। ईडी ने अपने चार्जशीट में जारी किया था, उसमें साफ तौर पे लिखा था कि जो छत्तीसगढ़ में जो कई अधिकारी हैं, इनका नाम शामिल था। जैसे जिस तरह से कोल स्कीम में नाम शामिल आया था, शराब घोटाले में शामिल
शामिल हुआ था और जिस तरह से छत्तीसगढ़ के राजस्व को नुकसान पहुंचाया गया था, तो कहीं ना कहीं आज भी जिस तरह से जो ईडी की तरफ से जो कार्रवाई की गई है, आज बड़ी कार्रवाई है और कुछ देर बाद यह स्पष्ट हो पाएगा कि जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, चैतन्य बघेल, इनके पास से क्या क्या मिला है। हालांकि इनका नाम कई घोटालों में नाम आता रहा है, चाहे महादेव सट्टे वाले मामले में, कोल स्कीम मामले में, शराब घोटाले मामले में भी इनके नाम का जिक्र था, लेकिन अभी तक अधिकारी इसकी पुष्टि नहीं है। ईडी की टीम इस मामले की जांच कर रही है। जी, इसी के साथ सोमेश, अगर हम देखें तो अब से रायपुर के लिए टीम जो है वो निकल चुकी है। आखिर कब तक रायपुर टीम पहुंचेगी चैतन्य बघेल को लेकर, और इसके बाद जब उनसे पूछताछ होगी तो क्या आगे आने वाले समय में और भी नाम इससे जुड़े हुए निकलकर सामने आ सकते हैं? भिलाई निवास स्थित पर कांग्रेस के नेता पहुंचे हुए हैं, वहां पर हंगामा उनके द्वारा किया जा रहा है। जब ईडी की टीम उनके बेटे चैतन्य बघेल, भूपेश बघेल के बेटे को लेकर वहां से निकल रही थी, तो बड़ी मुश्किल से ईडी के अफसर वहां से निकले हैं और अभी कुछ देर में उन्हें रायपुर लाया जाएगा। रायपुर लाने के बाद उनसे पूछताछ किया जाएगा, फिर उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा और इसके बाद कोर्ट के माध्यम से यानी उन्हें कितने दिन की रिमांड मिलेगी ये बाद में पता चल पाएगा। लेकिन साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में आज जिस तरह से ईडी की कार्रवाई हुई है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर यह कार्रवाई अभी भी चल रही है। सुबह 6 बजे से ईडी की टीम, ईडी के अफसर वहां पर पहुंचे हुए थे, सीआरपीएफ के जवान वहां पर पहुंचे हुए थे और कहीं ना कहीं से ईडी की कार्रवाई को रोकने के लिए जो उनके कांग्रेस के नेता हैं ये वहां पर डटे हुए थे, कार्रवाई करने से रोका जा रहा था। तो आज ये इस बात कुछ देर बाद ये भी स्पष्ट हो पाएगा कि आज जिस तरह से चैतन्य बघेल को यहां पर लाया जा रहा है, कुछ देर बाद चैतन्य बघेल ईडी दफ्तर लाया जाएगा, उनसे पूछताछ किया जाएगा शराब घोटाले मामले में, ऐसा बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ देर बाद ये भी स्पष्ट हो पाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए सोमेश। इस खबर पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन इसी के साथ दूसरी प्रमुख खबर का भी रुख कर लेते हैं, जहां आरजेडी प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। दरअसल जमीन के चलते नौकरी घोटाले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने और ट्रायल पर रोक की उनकी मांग को शीर्ष अदालत ने सिरे से खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल हाईकोर्ट में लंबित इस मामले में वो हस्तक्षेप नहीं करेगा और इसी के साथ अदालत ने यह भी साफ किया कि ट्रायल की कार्रवाई पर कोई स्टे नहीं दिया जाएगा और मुकदमे की सुनवाई जारी रहेगी। साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट में को लेकर सुनवाई चल रही है, जहां अगली तारीख 12 अगस्त है। फिलहाल अब आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए क्या कुछ कहा है वो आपको बताएंगे, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं लालू यादव को लगा सुप्रीम कोर्ट से झटका। तो जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में अब इस वक्त लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से यह बड़ा झटका मिला है, जहां लालू यादव की जो याचिका है उसे सिरे से खारिज कर दिया गया। दरअसल निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने की ये याचिका थी लालू यादव की तरफ से और इस याचिका पर सिरे से इनकार कर दिया गया है, खारिज कर दिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट को तेजी से सुनवाई करने का निर्देश भी सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही दे दिया है। दरअसल लालू यादव ने एफआईआर और चार्जशीट को रद्द करने की मांग की थी अपनी इस याचिका के जरिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सीधे तौर पर इस याचिका को खारिज कर दिया और एफआईआर और साथ ही चार्जशीट को रद्द करने की मांग को भी खारिज कर दिया है, इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने केस रद्द करने की मांग को पेंडिंग रखते हुए नोटिस दिया था इससे पहले और इसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख लालू यादव की तरफ से किया गया था, जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट से भी एक बड़ा झटका कहीं ना कहीं लालू यादव को मिला है। लेकिन आखिर ये पूरे घोटाले की पूरी कहानी क्या है वो आपको बता दें कि आखिर क्या है लैंड फॉर जॉब स्कैम। दरअसल सीबीआई ने लालू यादव पर तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं। साल 2004 से लेकर 2009 के बीच रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने ये पूरा घोटाला किया, जहां रेलवे में नौकरी देने के नाम पर लोगों को ठगा है, ये बात कही गई है। इसके साथ ही परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन और प्रॉपर्टी हड़पी गई है। जमीनों के बदले बड़े पैमाने पर नौकरियां लोगों को दी गई। ग्रुप डी की नौकरियों के बदले उम्मीदवारों से उनकी जमीन ली गई है और इस पूरी चार्जशीट में घोटाले के बारे में, घोटाले के जोन के बारे में भी जानकारी इसके साथ ही दी गई है, जिसमें मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर, हाजीपुर जोन में ये तमाम जो नौकरियां थी वो दी गई हैं। तो रेल मंत्री रहते हुए ये पूरा घोटाला सामने आया था, जिसके बाद में 1 लाख स्क्वायर फीट से ज़्यादा ज़मीन जो है वो 26 लाख रुपए में हासिल कर ली। सोचिए 1 लाख स्क्वायर फीट ज़मीन मात्र 26 लाख में हासिल की गई।
जबकि उस समय जमीन की कीमत करीब 4.34 करोड़ रुपए थी। इसके साथ ही जमीन के जो मालिक थे उनको कैश में भी भुगतान किया गया, इसकी भी जानकारी साथ में मिली थी और ये पूरा मामला सामने आया था। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर इस वक्त अदालत में ये मामला लंबित है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सारथी इस वक्त जुड़ गए हैं। विकास, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? सुप्रीम कोर्ट में आज ये अहम सुनवाई हुई है लालू यादव के पूरे मामले को लेकर और इस मामले में लालू यादव को करारा झटका भी सुप्रीम कोर्ट से लगा है। बिल्कुल कृतिका, खास तौर से जब बिहार में चुनाव होने वाले हैं, चुनावी सीजन चल रहा है बिहार का, उस दौर में लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है और हाईकोर्ट का जो मत था उसको सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है कि जहां तक मेरिट्स की बात है उनकी याचिका में, उन पर हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। लेकिन प्रथम दृष्टया जैसे हाईकोर्ट ने पाया था कि कोई वजह नहीं दिखती कि निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक लगाई जाए, वही रुख सुप्रीम कोर्ट का रहा है कि ट्रायल पर किसी तरह के रोक की कोई वजह सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिखती है। हालांकि उनकी चिंता को देखते हुए लालू प्रसाद यादव के वकील जो अपना एक अर्जेंसी चाहते थे इस मामले में, उसको देखते हुए कोर्ट ने ये जरूर कहा कि हम हाई कोर्ट से आग्रह करेंगे कि वो जो मेरिट्स पर सुनवाई होनी है उसको एक्सपेडाइट करे, उस पर जल्दी सुनवाई हो। लेकिन किसी भी तरह की राहत सुप्रीम कोर्ट से लालू प्रसाद यादव को नहीं मिली है और निचली अदालत में जो कार्रवाई है वो पहले की तरह चलती रहेगी। ग्रुप डी में अलग अलग रेलवे जोन्स में जो नौकरियां देने के बदले कई जगह पर जमीन गिफ्ट ली गई और कई जगह बहुत कम कीमत पर लालू प्रसाद यादव के करीबियों या उनके परिवार के सदस्यों को ये जमीनें ट्रांसफर की गई। और खास तौर से जैसा आप बता रही थी कि 4.5 करोड़ रुपए की जो जमीन थी वो लगभग 26 लाख या उससे भी कम में ये सब आवंटित हुई उन लोगों को। और दूसरी बात कि ये सारी जमीन प्राइम लोकेशन पर है, ये पटना और उसके आसपास बड़े शहरों की जमीन है। ऐसे में लगातार उनके ऊपर ये आरोप लगते रहे लालू प्रसाद यादव के ऊपर कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया रेल मंत्री के तौर पर, और इन सभी जो लोग थे जिनको पहले टेम्परेरी नौकरी दी गई थी उनमें से कुछ को स्थायी किया गया, इन सभी से जमीनें अपने नाम पर लिखवाई। इसके साथ ही क्योंकि आपने पूरी जब ये इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई है तो इसलिए आपसे जानना चाहेंगे कि जब ये सुनवाई हुई तो उस समय लालू यादव के जो वकील हैं उनकी तरफ से क्या कुछ दलीलें पेश की गई याचिका को लेकर? देखिए, कोई बहुत विस्तृत दलीलें रखने का मौका नहीं मिला लालू प्रसाद यादव के वकील को, क्योंकि कोर्ट को प्राइमा फेसाई ये लगा कि इसमें कोई वजह नहीं दिखती कि सबसे बड़ी अदालत एक ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर रोक लगाए। आमतौर पर कभी भी इस तरह की चीजें होती हैं तो दो वजह कोर्ट देखता है। पहला, क्या फ्री एंड फेयर ट्रायल संभव है या नहीं निचली अदालत में, क्या वो किसी से इन्फ्लुएंस हो सकता है ट्रायल। दूसरा, प्रथम दृष्टया कोर्ट को ये लगता हो कि आरोपी के खिलाफ मामला नहीं बनता है। तो ये दोनों चीजें, फेयर ट्रायल उनको मिल रहा है निचली अदालत में, उसके किसी से भी प्रभावित होने की कोई वजह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को नहीं दिखी। और दूसरी बात, यानी दोनों ही जगहों पर प्रथम दृष्टया एक मामला तैयार करने में, एक आरोप को किसी निष्कर्ष तक पहुंचाने के मामले में सीबीआई की जो कार्रवाई अब तक की वो कोर्ट को उचित लगती है, उसमें किसी तरह का कोई कमी नहीं पाई गई है। इसीलिए कोर्ट ने किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने से ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई में रोक लगाने से इनकार कर दिया। लेकिन यह जरूर कहा है कि हाईकोर्ट मेरिट्स पर जो सुनवाई होनी है, जो कि अगस्त में अब सुनवाई होगी, क्योंकि ये मामला मई में आया था हाईकोर्ट के सामने और हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए ये कहा था कि हम स्टे नहीं लगा रहे हैं, हम मेरिट्स पर आपको सुनेंगे। तो मेरिट्स पर अब सुनवाई होगी और वो जल्दी सुनवाई हो, इतना भर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। अगली तारीख क्या कुछ दी गई है हाईकोर्ट में? देखिए, हाईकोर्ट में अगस्त के पहले ही हफ्ते में सुनवाई होनी है, तो बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है वो सुनवाई। ये भी एक वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप नहीं किया। 15-20 दिनों का ज्यादा से ज्यादा अंतराल है जब ये सुनवाई हाईकोर्ट में शुरू हो जाएगी और मेरिट पर बहस होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर पर आप लगातार अपनी नजर बनाए रखिएगा। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर। इंसास 3 दशक से सेना की ताकत बनी हुई थी और अब ये इतिहास का हिस्सा बनने जा रही है। इंसास की जगह भारतीय सेना के हाथों में दुनिया की सबसे खतरनाक राइफल थमा दी गई है। पहले भारतीय सेना के जवानों को इंसास राइफल इशू वेपन होती थी। अलग अलग जरूरतों के हिसाब से AK-47 की भी खरीद की गई थी। भारतीय सेना की मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए साल 2021 में एक बड़ा फैसला दरअसल लिया गया था और यह फैसला सेना के लिए असॉल्ट राइफल की खरीद का था, जिसमें शर्त थी कि इसका निर्माण भारत में ही हो। आपको यह भी बता दें कि भारत और रूस मिलकर AK-203 का निर्माण भारत में ही कर रहा है। करेंगे इस पूरे मामले को लेकर चर्चा, इस आधुनिक राइफल को लेकर, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि इसकी खूबियां और साथ ही आत्मनिर्भर भारत की झलक। तो भारतीय सेना को मिलेगा ये शेर। AK-203 के सामने अब दुश्मन टिक नहीं पाएंगे, दुश्मन पस्त हो जाएंगे। सबसे आधुनिक राइफल है
203, जिसे नाम भी दिया गया है शेर। और इसकी खासियत की अगर बात करें तो मात्र 1 मिनट के अंदर 700 राउंड फायर ये राइफल करती है। और साथ ही आपको बता दें कि अब तक 4 लाख फायर में भी एक बार भी मिस नहीं होता है। इंसास राइफल की अगर हम बात करें तो इंसास राइफल को AK-203 से अब सेना बदल रही है। पहले इंसास राइफल सेना को दी जाती थी, लेकिन अब AK-203 सेना को दी जाएगी। भारतीय सेना को अब तक 48,000 राइफलें सौंपी जा चुकी हैं। और इस साल की अगर हम बात करें तो इसके बाद में अब इस साल यानी कि 31 दिसंबर तक 100% स्वदेशीकरण का लक्ष्य भारत की तरफ से रखा गया है। आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें खासतौर पर अगर हम देखें तो डिफेंस क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर भारत की एक झलक साफ तौर पर हम सभी को देखने को मिलती है। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का बड़ा उदाहरण भी है ये AK-203, जिसका नाम भी शेर रखा गया है और देश की सुरक्षा के साथ भी निर्यात भी होगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि अब ये भारत में ही इसको बनाया जा रहा है, जिसका नाम है शेर AK-203। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को लेकर एक बड़ा कदम के तौर पर इसे देखा जा रहा है, जहां भारत और रूस मिलकर भारत में ही इस राइफल का निर्माण कर रहे हैं। इसके साथ ही इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसका निर्माण कर रही है और इसका निर्माण भारत में ही इस वक्त किया जा रहा है। कोरबा स्थित एक फैक्ट्री है जहां पे AK-203 का उत्पादन इस समय हो रहा है। और अगले साल की अगर हम बात करें तो अगले साल से उत्पादन बढ़ाकर 1.5 लाख राइफल करने का भी लक्ष्य रखा गया है। AK-203 की अगर हम बात करें तो क्लाशनिकोव श्रृंखला का आधुनिक संस्करण है ये। और सीधे तौर पर जब ये सेना को मिलेगा तो सेना अपने तौर पर एक और अलग तौर पर हम देखें तो मजबूत होती हुई नजर आएगी। आइए एक नज़र डाल लेते हैं इसकी तस्वीरों पर, क्योंकि काफ़ी बखूबी अगर हम इसकी तारीफों की बात करें तो यहाँ पर इसका निर्माण भी इस वक्त किया जा रहा है इंडो रशियन राइफल का। और अब ये भारतीय सेना को मिल जाएगी, जहां भारतीय सेना को इससे पहले इंसास राइफल दी जाती थी, अब उसकी जगह AK-203 ने ले ली है, जिसका नाम शेर भी बताया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल बैरिस्टो इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। विशाल, 2 सवाल। इस एक राइफल की अगर हम बात करें तो एक तीर से 2 निशाने, एक तो सेना को मजबूती और दूसरी तरफ आत्मनिर्भर भारत की एक झलक। बिल्कुल ठीक कहा कृतिका आपने। सुबह हमने बात करी थी निस्तार की, अब हम बात कर रहे हैं AK-203। ये क्लाशनिकोव जो पूरी दुनिया में जिसने धूम मचाई थी उसी कैटेगरी का ये वेपन है। और जैसे नाम रखा गया शेर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, साहस, शक्ति और गौरव। गौरव इसलिए क्योंकि हम इसको अपने देश में बना रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत हो रहा है। और भारतीय सेना के अंदर न सिर्फ सेना में बल्कि जो अर्धसैनिक बल है वहाँ पर भी इसको दिया जाएगा। ये इंसास राइफल्स को रिप्लेस करेगा और 2032 तक 6 लाख से ज़्यादा असॉल्ट राइफल्स रिप्लेस कर दिए जाएंगे। और इसकी खासियत आपने बताई दर्शकों को कि ये 1 मिनट के अंदर 700 राउंड फायर करता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि 800 मीटर तक इसका निशाना बिल्कुल सटीक होता है, यानी कि ये अपना एम मिस नहीं करेगा। तो वेस्टर्न फ्रंट पे खास तौर से, और इसके अलावा लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना के साथ इन राइफल्स को तैनात किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है हमारे लिए बहुत खुश खबर है ये। इसके साथ ही विशाल, अगर हम देखें तो जैसा कि आपने बताया कि इससे पहले हमने निस्तार की भी बात की थी, आत्मनिर्भर भारत की झलक उसमें भी नजर आई और अब राइफल में भी, यानी कि कुल मिलाकर हम देखें तो डिफेंस सेक्टर में इस वक्त आत्मनिर्भर भारत पर पूरी तरह से जोर सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। बिल्कुल, आत्मनिर्भर भारत जो है वो बहुत ज़रूरी इसलिए क्योंकि आपने सुना हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को भी कि आधुनिक लड़ाई हम आयातित हथियारों से नहीं लड़ सकते, हमें खुद अपने देश में बनाने होंगे, हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि चाहे हमारा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हो वो पूरी तरह से सेल्फ रिलायंट हो। इसके अलावा हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस भी, BSF हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और जो हमारा जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है ख़ास तौर से वो वहाँ पर BSF है, LAC पे BSF है, तो वहाँ पर भी AK-203 को रिप्लेस कर दिया जाएगा। यानी कि शेर अब हर जगह तैनात होगा दुश्मन पर प्रहार करने के लिए और दुश्मन को डराने और धमकाने के लिए भी। विशाल, AK-203 को लेकर लक्ष्य क्या रखा गया है अगले साल के लिए, क्योंकि बताया जा रहा है कि काफी संख्या में इसका निर्माण किया जा रहा है भारत में इस वक्त कोरबा में।
देखिए जो लक्ष्य है वो न सिर्फ अगले साल का है बल्कि 2032 तक का लक्ष्य रखा गया है कि हमें 6 लाख से ज़्यादा राइफल्स जो है वो रिप्लेस करनी इंसास के साथ। इस साल के अंत तक हमें 100% प्रोडक्शन इसका इंडिजिनाइज करना है। ये इंडो रशियन जॉइंट प्रोडक्शन है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। लेकिन 2025 के अंत तक हम ये राइफल्स 100% इंडिया में बनाने लग जाएंगे और 2032 तक कंप्लीट रिप्लेसमेंट होगा इंसास राइफल्स के साथ। इंसास ने हमारे 3 दशकों तक सेवा की है, लेकिन अब उससे भी ज़बरदस्त हथियार हमारे पास लग गया है, हाथ में आ गया है, जो हिंदुस्तान में बन रहा है और जिसकी बहुत वक्त से ज़रूरत थी। क्योंकि जैसे कि आपने बताया दर्शकों को कि 1 मिनट के अंदर 700 राउंड तो फायर करता ही है, लेकिन इसकी रेंज बड़ी इंटरेस्टिंग है। 800 मीटर तक ये अपना निशाना नहीं चुकेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़े हुए। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ पॉइंट में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति और अब आपसे सीधा मुलाकात होगी सोमवार सुबह 10:30 बजे। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।